प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, पेट के सिलेबस के अनुसार संविधान में हमने उच्चतम न्यायालय को पढ़ा था और अब हम पढ़ने चल रहे हैं उच्च न्यायालय। देखिए उच्च न्यायालय के क्या प्रावधान है। समय कम है इसलिए टू द पॉइंट ही पढ़ना आवश्यक होगा। और देखें, लगभग राज्य के पूरे भारत के सभी राज्यों में लगभग कोशिश की गई है कि उच्च न्यायालयों की स्थापना हो, फिर भी अभी तक 25 उच्च न्यायालय ही बन पाए। देखिए क्या है, इनके लिए बात कही गई है। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862, ध्यान दीजिए, 1862 में हुआ, जब कलकत्ता, बंबई और मद्रास तीन उच्च न्यायालय हैं, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। फिर 1866 में चौथे उच्च न्यायालय के रूप में स्थापना किसकी की गई? इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कालक्रम में ब्रिटिश भारत में प्रत्येक प्रांत का अपना उच्च न्यायालय बन गया। अब यहां हमने देखा कि तीन उच्च न्यायालय हैं, क्वेश्चन पुट अप हुआ आपका, तो कलकत्ता, बंबई, मद्रास और इलाहाबाद। ये चौथे क्रम में इलाहाबाद आया। तीन की स्थापना पहले हुई, बाद में चौथा ये बना। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 214 बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो ये जो 7वां संविधान संशोधन है, इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे जो है राज्यपाल के संदर्भ में भी कहा गया है कि राज्यपाल भी एक या अधिक राज्यों में भी राज्यपाल के पद के रूप में कार्य कर सकता है। तो ये 7वां संविधान संशोधन जो है यहाँ हाईकोर्ट के संदर्भ में भी और राज्यपाल के संदर्भ में भी कार्य कर रहा है। यानी एक हाईकोर्ट जो है दो या दो से अधिक राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों की क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई कर सकता है। ये बात यहाँ पर बताई गई। आगे चलते हैं हम लोग। ये क्या कहा गया है, गौर से देखिएगा कि वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। केवल दिल्ली ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है 1966 से। गौर करना है, यहाँ पर क्या कहा गया है, वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं और दिल्ली ही केवल ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। 1966 में इसकी स्थापना वहां पर की गई। संसद एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी संघ राज्य क्षेत्र में कर सकती है अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय की न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर सकती है। यानी कि क्षेत्राधिकार की बात कही जा रही है। क्षेत्राधिकार माने कि किस जगह के मामले वहां पर आएंगे। तो कहा गया है कि संसद चाहे तो, संसद के बारे में है, चाहे तो किसी संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्राधिकार को डाल सकती है या हाईकोर्ट से अलग कर सकती है। संविधान के भाग 6 में दो अनुच्छेद 214 से 231 तक जो है उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता और न्यायिक क्षेत्र और शक्तियां, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो आपका यही हो जाता है, इसे याद रखिएगा। अभी हम लोग चर्चा फिर से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे थे न्यायाधीशों की नियुक्ति से अक्सर एक प्रश्न आता है, इसे जरूर याद रखना है। हाई कोर्ट से भी आता है, सुप्रीम कोर्ट से भी आता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अब यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश होगा यानी चीफ जस्टिस होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी 1+ जितने भी हों, ठीक है, ऐसे करके कहा जा सकता है। और इसका निर्धारण करने का अधिकार किस व्यक्ति को है? वो है राष्ट्रपति। यानी अलग अलग हाईकोर्ट्स में अलग अलग जजेस की संख्या है। सभी हाईकोर्ट में एक समान संख्या नहीं है, एक जैसे जजेस नहीं है। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट है, यहाँ बहुत ज्यादा संख्या है। ये एशिया का ज्यूडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पे सबसे बड़ा हाईकोर्ट माना जाता है। तो ये उसमें बहुत सारे जजेस हैं, जबकि अन्य छोटे छोटे न्यायालय हैं जहां पर कम जजेस हैं। तो ये अलग बात है और इसका अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श से होती है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श होता है। यानी जब मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, यानी चीफ जस्टिस की बात हो रही है, तो क्या कहा जा रहा है? चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट को लेकर के कौन कौन लोग बात करते हैं? भारत के राष्ट्रपति के मध्य वार्तालाप होती है, यानी प्रेसिडेंट के साथ बात होती है, और सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं। इन तीनों से वार्तालाप के बाद ही सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट होता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। अदर जजेस के अपॉइंटमेंट में कहा गया है कि
मुख्य न्यायाधीश का परामर्श, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेना अनिवार्य होता है। यानी जो ये इनके अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, इनका परामर्श अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में होता है। इस बात को भी याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं, देखिए नियुक्ति के संदर्भ में क्या कहा गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह की सर्वसम्मत राय के आधार पर ही राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, ध्यान दीजिएगा, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति जब होने होती है तो क्या कहा गया है कि 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी कौन से मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किससे परामर्श करते हैं? 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनसे क्या करते हैं? परामर्श करते हैं। ये परामर्श करने के बाद क्या करते हैं? परामर्श करते हैं और सर्वसम्मत राय के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। फिर जो ये परामर्श होता है, ये परामर्श आगे जाता है इनके पास और फिर ये लेकर जाते हैं किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो अच्छा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। किसके परामर्श पर करते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश के परामर्श को जिसे मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को दिया जाता है, उसके आधार पर नियुक्ति करते हैं। तो ये बातें आप याद रखिएगा। वैसे तो यही प्रश्न ज्यादा आता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उत्तर होगा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। स्थानांतरण के संदर्भ में ध्यान दें। न्यायाधीशों का स्थानांतरण, यानी हाईकोर्ट के जजेस को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो क्या प्रोसेस है, क्या व्यवस्था है, इसको लेकर भी क्वेश्चन कई बार आए हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में मिले। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। यानी क्या करते हैं, कौन करता है? न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति करते हैं। यानी ये प्रेसिडेंट कर रहे हैं ट्रांसफर, क्या कर रहे हैं और किससे करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श, यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करेंगे और इसके बाद एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, यहां से यहां इनको भेज दिया जाएगा। ये बात आप दिमाग में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस संदर्भ में कुछ और चर्चा होती है, उसको भी ध्यान दीजिए। इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा 2 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, वहां के एक वहां के जहां न्यायाधीश का स्थानांतरण हो रहा है और दूसरा वहां के जहां पर जा रहा है, परामर्श करना होता है। यानी जो अब ये CJI की बात आ रही है, भाई ये कैसे करते हैं काम इनके संदर्भ में? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं, जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं इनसे परामर्श करते हैं और साथ ही उस हाईकोर्ट 2 हाईकोर्ट हैं, यहां से यहां जा रहा है मामला, इससे भी परामर्श करते हैं और इनसे भी परामर्श करते हैं कि इन जज का ट्रांसफर यहाँ हो रहा है। तो ये बात पूरी प्रोसेस है आपकी। तो आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफर कौन करता है, तो उत्तर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कैसे होता है, तो वो प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि ये क्लास बहुत तेजी से पढ़ने की है, रिवीजन की है, तो सारी बातों को जो इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या है मेरे भाई, गौर से देखें। योग्यता में कहा गया कि वह भारत का नागरिक हो, यानी कोई विदेशी व्यक्ति भारत के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश नहीं हो सकता। फिर क्या कहा गया कि कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय संबंधी पद पर कार्य कर चुका हो, यानी कहीं पर वो न्यायाधीश रह चुका हो, अथवा एक या अधिक उच्च न्यायालयों में क्या कहा गया है, लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। यानी अगर बात करें जजशिप की, तो 10 ईयर्स तक वो किसी जगह पर जज रहा हो, या 10 वर्ष तक 10 ईयर्स तक वो एडवोकेट रहा हो। कहां पर? हाई कोर्ट में। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर है तो उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है, और दूसरी है भारत का नागरिक हो। तो ये सारी प्रोसेस थी जो आपको बताई गई। आगे चलते हैं मेरे भाई और इनके वेतन भत्ते शपथ के बारे में आइए देखते हैं। शपथ वेतन भत्ते,
पद संभालने से पहले न्यायाधीश की नियुक्ति वाले राज्य के राज्यपाल या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त किए गए अन्य व्यक्ति के से शपथ ग्रहण करनी होती है। यानी जब हाईकोर्ट के जजेस की बात आ रही है तो इनको किससे शपथ लेनी होती है? शपथ के लिए जाना पड़ता है इन्हें गवर्नर के पास, यानी राज्यपाल के पास। अगर वो नहीं है तो इनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होगा, कोई नियुक्त व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे शपथ दिलाने के लिए, तो वो आदमी शपथ दिलाएगा। तो हाईकोर्ट के जज के लिए जब भी प्रश्न आएगा तो याद रखिएगा, इनका जो है इनकी शपथ दिलवाते हैं राज्यपाल और नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इन दोनों बातों को याद रखिएगा। अब वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपए है तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपए है। ये इनकी वर्तमान पोजीशन है, इनको इतना पैसा प्रतिमाह मिलता है। एलिजिबिलिटी पास करने के लिए बहुत सावधानी की जरूरत है और सारे प्रश्नों को देखने की जरूरत है ताकि चीजें आसानी से हो सकें। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, वे विद्यार्थी मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से जो हमारा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर उसे डाउनलोड कर लें, ताकि समय के साथ उनको बहुत सारी सुविधाएं, डेली करंट अफेयर और तमाम चीज़ें उन्हें आसानी से प्राप्त हो सकें। अब परीक्षा पास करने के बाद उनको तमाम परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज और तमाम सुविधाएं भी दी जा सके, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उसे ज्वाइन कर लें। आइए देखते हैं यहाँ पर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश उनके अंतिम माह का वेतन 50% प्रतिमाह के पेंशन पाने के हकदार हैं। यानी जो भी लोग ये न्यायाधीश के रूप में रहते हैं तो उनको जो अंतिम माह में जो पैसा मिलता है ना, मान लीजिए वो जितनी तनख्वाह बनती है उसका 50% उनको जो है पेंशन मिलती है। ये बात कही गई है यहाँ पर, ठीक है। जब रिटायर होंगे सेवानिवृत्त के समय, उस समय की बात। न्यायाधीशों के वेतन तथा पद की शर्तों में उनके हित के विरुद्ध कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। ये कहा गया है कि उनके हित के विरुद्ध कोई परिवर्तन करने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं दी गई है। आगे देखते हैं, आगे चलिए इस पर। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है आपका, उनका वेतन तथा भत्ते उनके वेतन तथा भत्ते राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पर भारित होते हैं, हालांकि उनकी पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि जो उनकी पेंशन होती है वो कहाँ से आती है? वो भारत के संचित निधि से यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। लेकिन जो उनके वेतन भत्ते मिलते हैं उनको, वो कहाँ मिलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। इन बिंदुओं को ध्यान रखेंगे तो ये गड़बड़ नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें तो उनका वेतन भत्ता और पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंशिएट होते हैं, चीजें क्लियर कर रखिएगा। आइए आगे चलते हैं, कार्यकाल एवं हटाया जाना। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक है, जबकि हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है या कुछ कक्षाओं में आगे देखा है कि उच्चतम न्यायालय के लिए 65 वर्ष है निश्चित किया गया है। परंतु इससे पूर्व भी वह स्वयं त्यागपत्र दे करके राष्ट्रपति को पद छोड़ सकते हैं। ये बात भी कॉमन सी है, आप याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने वाली प्रक्रिया से राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है। यानी क्या कहा गया है कि हाई कोर्ट के जजेस को जो हटाने की प्रोसेस है वो इक्वल है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए प्रोसेस कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 124 खंड 4, याद रखिएगा। और किस आधार पर हटा सकते हैं? साबित कदाचार, साबित कदाचार यानी कद के अनुरूप कार्य न करना या असमर्थता, असमर्थता, इन आधारों पर ही पद से हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं हटा सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटा दिया जाता है और ये पूरी की पूरी प्रोसेस संसद में चलती है। जो जैसे महाभियोग की प्रक्रिया होती है लगभग वैसी ही प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है। तो ये बातें आप याद रखेंगे। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया है, वैसे ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी पद से हटाने की प्रक्रिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्वामित्र सेन के विरुद्ध राज्यसभा में उन्हें पद से हटाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया, किंतु कार्यवाही आगे बढ़ने से पहले उन्होंने अपने त्यागपत्र दे दिया। देखिए, त्यागपत्र देना से क्या होता है, जो उनको तमाम सुविधाएं मिलने वाली हैं वो बची रह जाएंगी और वो सबसे वंचित नहीं होंगे। लेकिन अगर उनको हटाया गया है तब सारी सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। इसलिए इस मामले में स्वामित्र सेन जी ने
तुरंत अपना त्यागपत्र दे दिया ताकि चीजों से बच सके और आगे की कार्रवाई ना बढ़े। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध क्या है, इसको लेकर के ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन अक्सर आता रहा है यहाँ पर। संविधान के अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश पद निवृत्ति के बाद उसी उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आया है कई बार, उसी उच्च न्यायालय या उस उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। क्या कहा गया? उसी उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता या उस उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय में। यानी मान लीजिए कोई आदमी जज है, सुप्रीम कोर्ट जज है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो रिटायरमेंट के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता, लेकिन वो जबलपुर हाई कोर्ट में वकालत कर सकता है, दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत कर सकता है। दूसरी बात क्या कही गई कि उत्तर प्रदेश के किसी अधीनस्थ न्यायालय में, जिला कचहरी में जाके वकालत नहीं कर सकता है। ये साफ साफ मना है यहाँ पर, ये प्रतिबंध है इनके लिए, इसको ध्यान रखिएगा। किंतु अन्य उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। ये वाले पॉइंट आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। अब इसकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्तियां, न्यायालय की शक्तियां तथा अधिकार क्षेत्र कहाँ है, इस पर जो है क्वेश्चन आपके आए तो नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन जानकारी थोड़ा बहुत होनी चाहिए। ये सभी चीजें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीली क्षेत्राधिकार है, रिट पिटीशन में 226 में जाते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, अभिलेख न्यायालय के रूप में है, प्रशासनिक शक्तियां हैं और संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करता है। तो ये सभी इसकी शक्तियां हैं। यहां ध्यान दें, अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी अभियोग सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है और उच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों एवं अन्य कार्यों के लिए रिट, जो आपकी 5 प्रकार की रिट है जिनकी विस्तार चर्चा मैंने की थी आपसे पूर्व में, तो उनको जारी करने की शक्ति रखता है। 226 जो है ये बहुत बड़ा अधिकार क्षेत्र है, इसे याद रखिएगा। ये एल आर माने लीगल राइट्स प्लस फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों के संदर्भ में अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों के हनन के लिए भी कोई व्यक्ति जा सकता है और विधिक अधिकार के हनन के लिए भी जा सकता है, तो दोनों बिंदुओं पर ध्यान रखिएगा। ये आपको 5 रिट जो हमने बताई हैं पहले पूर्व कक्षाओं में, आप उन्हें देख लीजिएगा, वो सभी रिट हाईकोर्ट में भी आ सकती हैं। आपराधिक मामले, सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में तब अपील की जा सकती है जब किसी को 7 साल से अधिक सजा हुई हो, और यह भी ध्यान रखने योग्य है कि सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा दी गई मृत्यु दंड पर कार्रवाई से पहले उच्च न्यायालय द्वारा इसकी संपुष्टि किया जाना आवश्यक है, चाहे सजा पाने वाले व्यक्ति ने कोई अपील की हो या ना की हो। देखिए ये स्पेशल प्रोविजन है और ये मैंने आपको सीआरपीसी में पढ़ने को मिलता है हम लोगों को, ये वाली बात। ये जो है सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता, ये बात कहाँ बताई गई है? सीआरपीसी में बताई गई है और ये सेक्शन 366 है। ये यूपीएसआई के सिलेबस का विषय हो गया कि अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, इन्होंने कोई व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दे दिया है तो मृत्युदंड 366 की कार्रवाई के अंतर्गत हाईकोर्ट में जाएगा कंफर्मेशन के लिए, और जब इसकी संपुष्टि हो जाएगी तभी फिर वो सत्र न्यायालय द्वारा उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और डेथ वारंट जारी होगा। तो ये पार्ट तो यहाँ पर हो गया। कोई व्यक्ति जाए ना जाए इससे मतलब नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय के लिए ऊपर जाना आवश्यक है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर 7 साल से ऊपर का मामला है तो चाहे वो सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया हो चाहे अतिरिक्त सत्र न्यायालय के द्वारा दिया गया हो, वो भी वहां पर जाएगा। इन दोनों बातों को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 227 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है सभी न्यायालयों और अधिकरणों के अधीक्षण करने की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय को अधीक्षण की शक्ति प्राप्त नहीं है। ये देखिए क्या है, ये जहां जहां उसका ज्यूरिडिक्शन है, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में, यूपी स्टेट में उसका ज्यूरिडिक्शन है, तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उन सब पर अधीक्षण, जितने भी अधिकरण हैं उन सब पर उसका नियंत्रण है। यानी उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी और सारी चीजों पर नजर रखता है कि उन न्यायालयों में क्या हो रहा है, उन न्यायालयों की क्या गतिविधियां हैं, इस सब पर नजर रखने का कार्य करता है। जबकि ये अधिकार क्षेत्र उच्चतम न्यायालय को नहीं प्राप्त है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय की अलग संवैधानिक संस्था है। अपील में जाते हैं तब कार्रवाई कर लीजिए, लेकिन बाकी नियंत्रण आप नहीं कर पाएंगे। उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जो भी मैंने आपको कुछ देर पहले जुडिशियल रिव्यू बताया था मार्बरी वर्सेस मेडिसन के केस में पूर्व की कक्षा में,
वही बात यहाँ पर चर्चा हो रही है। और क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देखिए, राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता का परीक्षण करने के लिए है। यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, सरकार फिर उन्हें लागू नहीं कर सकती। यानी कोई कानून बनाया गया है, अगर कोई कानून अगर बनाया गया है राज्य सरकार द्वारा और राज्य सरकार जो है उस कानून को लेकर के आई है, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब कर सकता है, जब वो चेक करेगा कि ये संविधान के अनुरूप है कि नहीं है। अगर संविधान से मेल नहीं खाएगा तो शायद कॉन्स्टिट्यूशनल कर देगा। तो ये शक्ति जो है हाई कोर्ट को प्राप्त है, यहाँ पर याद रखिएगा। असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं और जब ऐसा हो जाएगा तो वो लागू नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है, इस पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन सकते हैं। और ये आपका एक चार्ट है उच्च न्यायालयों में अधिकारिता के संदर्भ में है। कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। इन 25 उच्च न्यायालयों में आप गौर से देखोगे तो सभी उच्च न्यायालयों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। आप यहाँ से खासतौर से जो प्रश्न आपके आते रहे हैं वो प्रश्न कहाँ से आए हैं आपके, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है और मुख्यतः ये इलाहाबाद में है, लखनऊ में इसकी खंडपीठ है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा बॉम्बे है, बॉम्बे के अधिकारिता क्षेत्र महाराष्ट्र है, दादर और नागर हवेली है, और गोवा है और दमनदीप है। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मुंबई में मुख्य रूप से स्थित है, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद, 3 जगह पर इसकी खंडपीठ है। ये दोनों परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद कैलकाटा पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए है। कोलकाता में मेनली है और पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में इसकी चलपीठ है, चलपीठ, ध्यान रखिएगा। दिल्ली ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, ठीक है ना, इसे भी याद रखिएगा। और गुवाहाटी, अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सभी के लिए आप एक बार नजर डाल देंगे तो बेहतर रहेगा। मध्य प्रदेश में याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जबलपुर में है और ग्वालियर तथा इंदौर में इसकी जो है खंडपीठ है। तो इस तरह के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं, इनको तैयार करना है। एक बार पूरी सारणी को धीरे धीरे करके देख लीजिएगा, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन से न्यायालय हैं। तो मैंने आज आपको हाईकोर्ट के संदर्भ में बताने का प्रयास किया, और हाईकोर्ट चूंकि आपकी विशेष सूची में साफ साफ लिखा हुआ है, पेट के सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है, एक आध प्रश्न आ सकता है, चाहे वो नियुक्ति को लेकर के हो, चाहे ट्रांसफर को लेकर के हो, चाहे उनकी आयु के संदर्भ में हो या वेतनमान के संदर्भ में हो, आप उसे जरूर पढ़ने का प्रयास करिएगा। समय कम है, एक बार वीडियो देखने पर ही चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो फिर रिवाइज कर लीजिए। अभी फिर भी कहना चाहूंगा, जिन विद्यार्थियों ने मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो वो जरूर उसे डाउनलोड कर लें, क्योंकि अभी से लेकर के आगे भविष्य में भी हमारे लिए एप्लीकेशन बहुत काम का रहेगा। तो उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे, संपर्क में बने रहेंगे। अपना ख्याल रखें, सकुशल रहें, पढ़ाई करते रहें, सकारात्मक सोच के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।